हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी फिल्म के बारे में जो आज से करीबन 25 साल पहले आई थी। और ये अपने ज़माने के हिसाब से इसकी जो कहानी थी, ये आज के ज़माने को रिप्रेजेंट कर रही थी, जो हमें पता नहीं था। क्योंकि वो ज़माना थोड़ा अलग हुआ करता था, जहाँ पर ऐसी फ़िल्में बना करती थी जहाँ मर्द अपनी पत्नियों के साथ बेवफ़ाई करते हैं और फिर उसके बाद अपनी बेवफ़ाई को जस्टिफाई करते हैं। फिर उसके बाद पत्नी को ज़्यादातर जो है पति को एक्सेप्ट करना पड़ता है, या फिर थोड़ा बहुत क्रांतिकारी माहौल दिखाने के लिए या औरतों को थोड़ा सा जागरूक करने के लिए ये दिखाया जाता था कि भाई पत्नी ने उस बेवफा पति को जो है स्वीकारा नहीं, बल्कि दुत्कार कर वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई। तो ऐसी फिल्मों का दौर काफ़ी चला करता था, जहाँ पर ऐसी औरतों को प्रोत्साहित किया जाता था ये कहकर कि अगर पति बेवफाई कर रहा है तो उसके साथ समझौता मत करो। देखिए, ये एक बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है, क्योंकि हर औरत की अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं। हर औरत इतनी ताकतवर नहीं होती है, ताकतवर होती है लेकिन उसके हालात उसको झुका देते हैं। उसकी मजबूरियां, उसकी डेस्टिनी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जो कई बार हमें समझ नहीं आता है। हमें लगता है यार, इसने ये डिसीजन लिया होता, इसने ऐसा क्यों किया। बट कभी कभी इंसान इतनी मजबूरी में होता है कि कभी कभी एक ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी लाइफ का डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं, वो भी दूसरे लोग लेते हैं, क्योंकि उन्हें किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है। क्योंकि कई बार कुछ औरतों की उम्र ही इतनी छोटी होती है कि उनको ये समझ ही नहीं होती है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इतनी डेप्थ उनको आती ही नहीं है, और जब आती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो खैर, ऐसी फिल्में बना करती थी। लेकिन सन 2000 में महेश मांजरेकर ने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था अस्तित्व, जिसमें थी तब्बू, शरद खेड़कर और मुनीश बहल। ये तीनों मुख्य भूमिकाओं में थे। और ये जो फिल्म की जो कहानी थी ना, ये कहानी एक ऐसी औरत की थी जिसका पति उसे वक्त नहीं देता है। पति पूरी तरीके से वर्काहॉलिक है। कुछ मर्द होते हैं जो सिर्फ उनको काम करने का और पैसे कमाने का शौक होता है। कुछ ऐसे मर्द होते हैं जिनको सिर्फ पैसा चाहिए होता है, काम करें ना करें बट कैसे भी उनको पैसे मिल जाए। और कुछ ऐसे मर्द होते हैं जिनको कमाने का भी शौक होता है और अय्याशी का भी शौक होता है। और कुछ ऐसे मर्द होते हैं जिन्हें सिर्फ अय्याशी का शौक होता है, कमाने का नहीं। तो यहाँ पर जो उसका हस्बैंड होता है तब्बू का, सचिन खेड़कर नाम है, शरद नहीं है। शायद मैंने शरद बोला है पहले, मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई हूँ। सचिन खेड़कर, हाँ। सचिन खेड़कर के बारे में पहले मैं बता दूं कि वो मराठी और हिंदी सिनेमा जगत के जाने माने अभिनेता हैं, जिन्होंने हिंदी फिल्मों में भी काम किया और हिंदी टेलीविज़न सीरियल्स में भी काम किया। और वहीं पर उन्होंने मराठी सिनेमा में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है और काफ़ी रिस्पेक्टेबल पोजीशन पर वो हैं। और उनके साथ जो हैं तब्बू के साथ ये आए थे, और ये तब्बू के हस्बैंड बने थे, जो वर्काहॉलिक हैं और थोड़े से मिसोजिनिस्ट टाइप के भी इन्हें फिल्म में दिखाया है। अब क्या होता है कि पति के पास वक्त नहीं होता है, तो थोड़ा सा अपनी बीवी का दिल बहलाने के लिए वो उसे संगीत सीखने को कहते हैं कि हाँ चलो ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर वो प्रेग्नेंट नहीं होती हैं, बच्चा नहीं होता है। तो क्या होता है कि कुछ हस्बैंड्स अपना वो वक्त नहीं दे पाते हैं, तो वो अपनी वाइफ को दूसरे किसी काम में बिज़ी रखते हैं। या तो उनके अगर पेरेंट्स हैं तो वो चाहते हैं कि भाई हमारी जो बीवी है वो हमारे घर परिवार को संभालती रहे। या कुछ हस्बैंड्स होते हैं जो बच्चा डाल देते हैं
बीवी के पेट में कि भाई बच्चा संभालती रहेगी, बिज़ी रहेगी तो हमारी जान छोड़ेगी, और ये दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं। तो फिर कहते हैं कि अच्छा चल शौकिया तौर पे कुछ तुम एज अ हॉबी कुछ कर लो। तो यहाँ पर जो तब्बू को म्यूज़िक सिखाने आते हैं टीचर जो होते हैं मुनीश बहल, और वो उनसे संगीत सीखती हैं। और संगीत सीखते सीखते एक दिन एक ऐसा मोमेंट आ जाता है जिसे आज की तारीख में वीक मोमेंट कहा जाता है, कि भाई ये चीज़ ना हमने इस वीक मोमेंट पे कर ली। ये एक वीक मोमेंट था जहाँ पर हम अपने आप को रोक नहीं पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए, अपने जज्बातों को काबू नहीं रख पाए। तो एक ऐसा ही वीक मोमेंट होता है तब्बू और मुनीश बहल के बीच में, जिसकी वजह से गिल्ट होता है और मुनीश बहल उसकी लाइफ से चला जाता है। और फिर हो जाती है तब्बू प्रेग्नेंट, और वो ऑब्वियसली वो बच्चा मुनीश बहल का ही होता है। वो अपने पति को नहीं बता पाती है, और वो ये बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो बिना उसके हस्बैंड दिमाग लगाए हुए, कैलकुलेट किए हुए, कोई भी गणित बिठाए बगैर वो ये सोच लेता है कि भाई ये बच्चा उसका है। वो खुश हो जाता है, और फिर उसके बाद जो है ना चाहते चाहते हुए भी तब्बू जो है इस राज को अपने अंदर दफन कर लेती है। लेकिन कई साल शादी के बीत जाने के बाद जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है और वो अब मैरिजेबल एज का हो जाता है, और उसकी गर्लफ्रेंड होती है नम्रता शिरोडकर, जिसको वो डेट कर रहा होता है, जिससे वो शादी करना चाहता है। उधर तब्बू भी अब एक अच्छी खासी एज उसकी हो गई है, और जो उसका हस्बैंड है वो भी अपने बिजनेस में तरक्की कर रहा है। एक दिन अचानक जो है तब्बू को एक चिट्ठी आती है जिसमें लिखा होता है जो उसके म्यूज़िक टीचर थे उनकी अब डेथ हो चुकी है, और उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बच्चे के नाम कर दी है जो कि तब्बू का होता है। लेकिन भाई वो तो तब्बू ही जानती है, ये बात तो तब्बू को ही पता होती है कि भाई ये जो बच्चा है ये मुनीश बहल का है, ये सचिन का तो है नहीं। तो सचिन को जो हस्बैंड होता है उसको थोड़ा अजीब लगता है, बट फिर वो सोचता है कि नहीं यार, उस टीचर का कोई आगे पीछे ऊपर नीचे था नहीं, तो ठीक है उसने कर दी होगी। लेकिन फिर बाद में जो है सारी चीज़ें धीरे धीरे परत दर परत खुलती जाती है, और जो हस्बैंड होता है सचिन, फिर वो बिठाता है गणित, क्योंकि उसके हाथ में लगती हैं कुछ ऐसी डायरी जो शायद उसकी पत्नी ने लिखी होती है, जितना मुझे अभी याद आ रहा है। और फिर उसके बाद जब उसको पता चलता है तब वो अपनी वाइफ से कन्फ्रंट करता है। अब तब वो कुछ टाइम तक के लिए तो थोड़ा सा डरती है, हिचकिचाती है, बट फाइनली वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करती है और अपनी उस चीटिंग को जस्टिफाई करती है। देखिए, मैं मानती हूँ कि जब एक हस्बैंड पत्नी को वक्त नहीं देता है तो पत्नी भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। पत्नी भी जो है एक हक रखती है अपने पति पर, उसकी भी कुछ ख्वाहिशें, तमन्नाएं, हसरतें, उमंगें होती हैं जो सिर्फ हस्बैंड पूरी कर सकता है। और अक्सर लोगों को लगता है कि भाई ये चीज़ें मर्दों में ज़्यादा होती हैं, डिज़ायर्स, लेकिन नहीं। सच कहूँ तो औरतों में ज़्यादा इस तरह के डिज़ायर्स होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली पहले क्या होता था, औरतें को थोड़ा डर लगता था कि अगर हम खुल के अपने जज्बातों को बयां करेंगी तो हमें जज किया जाएगा। अब तो खैर ज़माना बहुत बदल गया है, अब तो औरतें काफ़ी अच्छे से अपने डिज़ायर्स को एक्सप्रेस करती हैं, बट वो ज़माना नहीं था। तो ऐसे में तब वो इस चीज़ को कहती हैं कि भाई तुम्हारी डिज़ायर्स होती हैं तो मुझे भी तो डिज़ायर्स होती थी। और ये हस्बैंड्स जो होते हैं ना, कई ये सोचते हैं कि भाई हमने शादी कर ली है, अब हम अपनी वाइफ को अपने अकॉर्डिंगली चलाएंगे, वो कहाँ जाएगी। ये पहले के ज़माने की बातें होती थी, लेकिन आज जो है, आज का मर्द ये अच्छे खासा जानता है कि अगर हमें एक औरत को अपनी ज़िंदगी में टिकाना है तो उसको उसकी मर्ज़ी का करने अगर हम देंगे तभी वो हमारे साथ रहेगी, तभी वो शायद बेवफाई करते हुए भी 10 बार सोचेगी। और अगर वो बेवफाई करती भी है तो हमारे पास वैलिड पॉइंट होगा कि भाई हमने तो तुम्हें सब कुछ दिया,
और बात भी सही है। यहाँ पर जो है तब्बू जस्टिफाई करती है अपनी चीटिंग को। देखिए, मैं पर्सनली चीटिंग को सपोर्ट नहीं करती हूँ, चाहे किसी भी हालातों में इंसान करे, किसी भी उसमें आकर करे कि भाई तुमने वक्त नहीं दिया, ये नहीं दिया। क्योंकि अगर आप इस सिनेरियो को अगर उल्टा कर ले कि कोई औरत अपने पति को वक्त नहीं देती है और वो बाहर जाकर अफेयर चलाए, तो भाई आज के ज़माने में तो औरत कहेगी कि ये कोई रीज़न नहीं होता कि तुम बाहर चीट करने लग जाओ। बट उस टाइम पर इस चीट को जस्टिफाई किया तब्बू की इस फिल्म ने कि नहीं भाई, औरत का भी पूरा हक है। अब होता ये है कि जब बेटे को पता चलता है कि मेरा बाप तो कोई और था, ये तो मेरा बाप है नहीं, तो अपनी माँ पर वो बेतहा गुस्सा निकालता है। जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो उसको समझाती है कि भाई तू आज अगर ज़िंदा है तो अपनी माँ की वजह से है। तेरी माँ चाहती तो तुझे अपनी रास्ते से हटा सकती थी अपनी गलती को छुपाने के लिए, लेकिन उसने तुझे जन्म दिया। बट वही वाली बात होती है कि एक मेल ईगो जब हावी हो जाता है तब इंसान नहीं सोच पाता है, तो वो अपनी माँ से जो है मुंह मोड़ लेता है। और फिर बाद में जो है तब वो ये डिसाइड करती है कि अब वो खुद ही अपने पति और बेटे के साथ नहीं रहेगी। और उधर जो उसकी वुड बी बहू होती है, नम्रता होती है, वो तब्बू के बेटे को छोड़ देती है कि मैं तेरे जैसे माइंडसेट वाले लड़के के साथ शादी ही नहीं करूँगी। और फिर दोनों जो औरतें हैं वो निकल जाती हैं अपनी नई राह चुनने के लिए। उस वक्त के ज़माने में ये फ़िल्म काफ़ी बोल्ड थी और इस फिल्म को काफ़ी अवार्ड्स भी मिले। तब्बू का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, नम्रता का भी रोल काफ़ी अच्छा था, छोटा था, लेकिन जो तब्बू थी उन्होंने इसमें एक जवान महिला और एक बुज़ुर्ग महिला दोनों का किरदार निभाया है। क्योंकि जब वो बड़ी हो जाती हैं, उम्र दराज हो जाती हैं, एक बेटे की माँ बन जाती हैं, तो उस वक्त जिस तरीके से जो एक हाव भाव एक महिला के होने चाहिए, उसे बड़े बखूबी तरीके से तब्बू ने उतारा है। तब्बू बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है और उन्होंने हमेशा जो है वो किसी भी ऐसे रोल से डरी नहीं है, हिचकिचाई नहीं है। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं ये नहीं करूँगी, ऐसे कैसे होगा। चाहे वो विलन हो, चाहे वो कैरेक्टर रोल हो, उन्होंने बड़ी बखूबी से किया है। और तब्बू की जो पहली फ़िल्म थी वो मतलब 95 या 96 के आसपास आई थी, और तब वो एक हीरोइन के तौर पर लॉन्च हुई थी, नाचती गाती। लेकिन सच बताऊं तो तब्बू पर कभी भी नाच गाना सूट नहीं किया। तब्बू के कुछ गाने हैं जो काफ़ी हिट हुए, लेकिन अगर आप तब्बू को देखेंगे ना तो तब्बू के डांस में मुझे कभी ग्रेस नहीं लगा। हाँ, लेकिन एक्टिंग के मामले में तब्बू बहुत अच्छी रही हैं। उनकी चांदनी बार भी बहुत अच्छी मूवी रही है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और काफ़ी मतलब आप कह सकते हैं कि एक रियलिटी आपको दिखाई गई थी बार डांसर्स की, कि कैसे बेचारियों को किस तरीके से इस प्रोफेशन में लाया जाता है। वो बात अलग है कि बाद में फिर बार जो थे वो बंद हो गए, कुछ हुआ था ऐसा, मुझे अब याद नहीं है अब क्या करंट सिचुएशन है। तो तब्बू मुझे बहुत सही लगती हैं और मैं उन्हें एज एन एक्ट्रेस मतलब जितने भी नंबर दूं वो कम है। और इस फिल्म में भी वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस उन्होंने अपने आप को दिखाया है। वो औरत जो एक वक्त इतनी बेबस होती है और उस औरत का किरदार उसमें ट्रांसफ़र होना, एक मज़बूत औरत में ट्रांसफ़र होना जिसमें हिम्मत आ जाती है अपनी बात कहने की कि हाँ मैंने गलती करी है, और क्यों गलती करी है वो भी बता देती है। अब देखिए, यहाँ पर मैं इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करूँगी कि नहीं नहीं उसने बिल्कुल सही किया, लेकिन क्या होता है ना, शादी के भी बहुत सारे पहलू होते हैं। मैंने ऐसी कई औरतें देखी हैं जो कभी ऐसी बीमारियों से ग्रस्त हो जाती हैं, शादीशुदा औरतें, और वो बिस्तर पे पड़ जाती हैं, तो वो खुद ही अपने पतियों को कहती हैं कि जाओ जाकर तुम अपनी ज़िंदगी जियो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वो एक तरीके से सैंक्शन कर देती हैं, उनको अलाउ कर देती हैं, और जो पति होते हैं फिर वो इधर उधर मुंह मारने लगते हैं, चाहे उन्हें घर की नौकरानी के साथ ही मुंह मारना क्यों ना पड़े। ये तो किस्सा मेरे
खुद के सुनने का है। और बहुत साल पहले मैंने ये सुना था, जब मैं खुद बहुत यंग थी। उस टाइम पर हमें चीज़ें ना इतनी समझ में नहीं आती थी, सुनते थे, निकाल देते थे, कोई रिएक्शन नहीं आता था। लेकिन आज अगर मैं कोई ऐसा किस्सा सुनूं तो मैं उसे बहुत अलग तरीके से हैंडल करूं, मैं उस पर बड़ा मंथन करूं। तो ऐसा होता है। अच्छा, कई हस्बैंड्स भी होते हैं, चंद हस्बैंड्स होते हैं, जब वो बिस्तर पे पड़ते हैं तो वो अपनी बीवियों को कहते हैं जाओ तुम अपनी ज़िंदगी जियो, तुम्हें हमें छोड़ना है छोड़ दो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन बहुत कम ऐसे मर्द होते हैं। लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है कि जब मर्द बिस्तर पे पड़ते हैं ना, वो और ज़्यादा मतलब अग्रेसिव हो जाते हैं, वो और ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं, वो और ज़्यादा अपनी पत्नी ऊपर डाउट करने लगते हैं, उनके लिए पॉजेसिव हो जाते हैं। तो ये अपना अपना एक नेचर होता है। लेकिन कुछ हस्बैंड ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि भाई हमारी बीवी को हम ज़िंदगी बर्बाद नहीं करेंगे, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। तो ऐसे भी हस्बैंड्स होते हैं। और देखा जाए तो अगर कोई इंसान हमारे साथ खुश नहीं है, जेन्युइनली वो खुश नहीं है, भले ही हमें कोई तकलीफ़ है नहीं है, हम बिस्तर पर है या बिल्कुल स्वस्थ है। अब कई ऐसे भी मैरिजेस होती हैं जहाँ पर सब कुछ परफेक्ट होता है, लाइफ पार्टनर देखने में, इंटरनली, आउटसाइड, फाइनेंशियली, बट फिर भी उसका नेचर जो है अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से वो सफोकेशन वो पार्टनर झेल रहा होता है। और दूसरा पार्टनर भी जानता है कि यार ये बंदा मेरे साथ खुश नहीं है, क्योंकि मैं इसको वो नहीं दे पा रहा हूँ और चाह कर भी नहीं दे पा रहा हूँ। तो बजाय उसके कि उसको आज़ादी दे दे, वो और ज़्यादा उसको पकड़ता है, जकड़ता है। ये फीमेल्स में भी ये चीज़ आजकल देखने को मिलती है और मेल्स में भी देखने को मिलती है। तो पूरी तरीके से ना, मतलब मैं क्या बोलूँ, अगर मैं इस फिल्म की बात करूँ तो ये उस ज़माने के हिसाब से तो बहुत आगे थी। आज तो हस्बैंड अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, उसके बाद भी वाइफ्स जो हैं वो चीट करती हैं, एक नहीं न जाने कितने मर्दों से बात करती हैं। वो कहीं ना कहीं अपनी फिज़िकल नीड्स से ज़्यादा इमोशनल नीड्स ढूंढती हैं। वो कहते हैं ना इमोशनल चीटिंग, कि वो यहाँ तक कि अपने हस्बैंड की बुराई भी कर रही होती हैं कि अरे मेरा हस्बैंड तो ऐसा है, आके ऐसे बोलने लग जाता है। क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज होती है, जॉब के लिए दूसरी जगह पर हस्बैंड गया है, तो वाइफ्स को लगता है यार हम अकेले बच्चे हैंडल कर रहे हैं, तो हमें भी एक एंटरटेनमेंट चाहिए, हमें भी कुछ चाहिए। तो फिर उनकी दोस्ती यारी शुरू हो जाती है और उस चीज़ को वो बड़ा प्राउडली हैंडल करती हैं। अब मुझे नहीं पता कि उनके हस्बैंड जॉब कर रहे हैं तो साथ ही साथ उनकी क्या ज़िंदगी है, लेकिन मैं वाइफ्स का भी ये नज़रिया देखती हूँ। उनको जब घूमना फिरना होता है तो पति का पैसा ही दिखता है, क्योंकि वो तो कुछ काम कर नहीं रही हैं। लेकिन उन्होंने एक दूसरा एक ज़रिया ढूंढ लिया है। मतलब कई, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ ना, तो कई शादियाँ इस वजह से टिकी हुई हैं क्योंकि जो पार्टनर है उसने अपनी बाहर की ज़िंदगी जो है वो अच्छी कर ली है। बाहर उसने कोई एक नई सुविधा ढूंढ ली है। अब जैसे, अब एक फिल्म, दो फिल्म आई थी, एक रंग बिरंगी करके और पति पत्नी और वो करके, जिसमें ये दिखाया है कि मैरिजेस जो है वो बेरंग हो रही हैं। तो क्या होता है कि भाई अगर आपको अपनी मैरिज में वो स्पार्क चाहिए तो आप कहीं बाहर अपना दिल लगा लो, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लो। तो उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से क्या होगा कि आप उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को छुपाने के लिए अपनी शादी में थोड़ा और फोकस करोगे। इन शॉर्ट, अपने गिल्ट को ओवरकम करने के लिए आप अपने पार्टनर को और भी ज़्यादा तवज्जो, टाइम दोगे। तो ये चीज़ें हमें तब नहीं समझ में आती थी। हमें नहीं समझ में आता था कि ये फ़िल्में हैं, ये कहानी है, पति पत्नी और वो है, अरे ये तो हंसी वाली पिक्चर है, रंग बिरंगी। अमोल पालेकर, परवीन बावी और दीप्ति नवल की भी ऐसी ही एक फ़िल्म आई थी, जिसमें दोस्त को पता चलता है कि भाई मेरे दोस्त की मैरिड लाइफ तो बिल्कुल बेकार है, तो वो अपने दोस्त को कहता है कि तू जा और अपनी सेक्रेटरी से अफेयर चला ले, उसको घुमाने लेके जा। फिर वो ये कराता है तो पति जब अपनी सेक्रेटरी को घुमाता है तो उसको लगता है यार मेरी बीवी भी तो है, मैं उस अपनी बीवी के साथ धोखा कर रहा हूँ, तो वो अपनी बीवी को भी टाइम देने लगता है। बीवी भी हैरान कि मेरा पति जो एक टाइम पर मेरी शक्ल तक नहीं देखता था, मेरा को तवज्जो नहीं देता था, आज वो मुझे इतना तवज्जो दे रहा है। तो कुछ लोग इस वजह से भी जो हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं। मतलब
बट मैं इन चीज़ों को भी सही नहीं मानती हूँ। ये तो आप मतलब कहते हैं ना, आग के साथ खेलने वाली बात होती है। फिर इस चक्कर में ना आप घर के रहते हो ना घाट के। एक किस्सा मुझे अभी याद आ रहा है, बहुत पुराना ये किस्सा है। मतलब मैंने सुना है कि कुछ औरतें ना बात कर रही होती हैं गाड़ी में बैठकर, उनका भाई उनको लेके जा रहा होता है, कोई होता है उनके साथ, कोई उनका रिलेटिव। तो कह रहे होते हैं, अरे वो फलाना तो देखो अपनी बीवी से कितना प्यार करता है, कितनी उसको महंगी महंगी शॉलें देता है, कितना इज्जत करता है अपनी जनानी की। तो फिर वो जो उनके साथ में जो वो होते हैं ना, वो एकदम से गाड़ी रोकते हैं और कहते हैं, ये देखो ये घर है ना, इसमें जिस आदमी की आप तारीफ कर रहे हो उसकी दूसरी औरत यहाँ रहती है। वो औरतें चुप कर जाती हैं, उनको समझ में आ जाता है। तो कभी कभी जब कोई हस्बैंड ज़रूरत से ज़्यादा बीवी की आओ भगत कर रहा है, तो समझ जाओ कि भाई वो अपना गिल्ट छुपा रहा है, कुछ ना कुछ तो उसके दिमाग में चल रहा है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे कोई बच्चा होता है वो दूर अपने माँ बाप से रह रहा होता है काम के सिलसिले में, तो देखना जब वो घर आता है ना, तो वो सबसे ज़्यादा घर में अपना इनपुट दे रहा होता है अपने पेरेंट्स की तरफ, अपने सिबलिंग्स की तरफ, क्योंकि उसको गिल्ट होता है कि मैं अपनी फैमिली से दूर हूँ, और मैं अपने फैमिली को जब ज़रूरत है मैं उनके पास ज़्यादा रहता नहीं हूँ। तो जितना भी मैं समय हूँ यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ, मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूँ, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा केयर करूँ। तो ये एक रियलिटी है, और इस रियलिटी को आप लोग अगर समझेंगे ना, तो आपको थोड़ा इमोशनली कम धक्का लगेगा। नहीं तो धक्के खाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, यही ज़िंदगी है। तो खैर, ये जो फ़िल्म है ये यूट्यूब पर अवेलेबल है, और एक तरीके से ये क्रांतिकारी मूवी थी औरतों को और भी ज़्यादा क्रांतिकारी बनाने की। और आज तो आप देख ही रहे हैं क्या होता है, कैसे औरतें अब कहाँ जा रही हैं, फेमिनिज़्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है, वो तो आपको पता ही है। तो महेश मांजरेकर साहब जो जाने जाते हैं एक्शन मूवीज़ के लिए, इस ये फ़िल्म उन्होंने बड़ी हट के बनाई थी, और इसमें उन्होंने भी राइटिंग में, स्क्रीन प्ले में जो है पार्टिसिपेट किया है, और ज़्यादातर काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है उनका इस फ़िल्म में। इस फ़िल्म के गाने ठीक ठाक रहे। एक गाना है जो थोड़ा सा मज़ेदार है, और वो है गाना मेरे बस की बात नहीं, सुर और ताल का साथ नहीं। तो ये गाना थोड़ा सा काफ़ी सुनने में थोड़ा अलग लगता था, बट अच्छा लगता था। और मनीष बहल का काम अच्छा है, छोटा है पर अच्छा है। और सचिन खेड़कर साहब काफ़ी अच्छे हैं, नेचुरल हैं। आपको उनको देखकर कभी कभी गुस्सा भी आएगा। सिंपथी का मुझे नहीं पता, लेकिन अ, ठीक है, उनका काम काफ़ी अच्छा है। मतलब वो अपने रोल में काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व हैं, और काफ़ी आपको उनको देखकर एक जो एक हस्बैंड जो होते थे पहले के ज़माने में, आज भी ऐसे हस्बैंड्स हैं पर कम मुझे लगते हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है। थोड़ा सा लोगों को भी अब पता चल गया है, इतनी मैरिजेस टूट रही हैं, तो लड़के भी ये बात समझते हैं कि भाई हमें कैसे एडजस्ट करना है अपनी वाइफ के साथ। पहले औरत ये सोचती थी कि मुझे कैसे निभानी है, आज मर्द सोचता है कि मुझे औरत के साथ कैसे निभानी है, क्योंकि ज़माना बदल रहा है। क्योंकि पहले के ज़माने में औरतों के साथ इतने अन्याय हुए हैं कि अब एक तरीके से अब आप सोच सकते चीज़ें रिवर्स हो गई हैं। जिस जगह पर पहले औरतें हुआ करती थीं, औरतों की सुनवाई नहीं होती थी, आज उस जगह पर अब मर्द आकर खड़ा हो गया है कि जहाँ मर्द की सुनवाई नहीं है। तो खैर, ये फिल्म है, आप इसे यूट्यूब पे देख सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अगर आपको थोड़ी मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी बैठी सी लगी तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ क्योंकि मैं इतना तेज़ नहीं बोल सकती, क्योंकि थोड़ा सा आसपास का माहौल ऐसा है। हालांकि माहौल शांत है, लेकिन थोड़ा सा मैं नहीं बोल सकती हूँ तेज़। तो इस वजह से अगर मेरी आवाज़ थोड़ी आपको दबी हुई आ रही हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो ये फ़िल्म आप देखिएगा, 25 साल पहले जो सोचा था बॉलीवुड वालों ने, आज वो जाकर हो रहा है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि बॉलीवुड जो है वो इंडिकेशन देता है कि आने वाले समय में आप लोग क्या कर सकते हो, क्या करने वाले हो, क्या होने वाला है। तो बस इसी के साथ ज़्यादा मैं आप लोगों का वक्त नहीं लूँगी। थैंक यू सो मच।
हैव अ ब्लेस्ड डे। और मुझे बताइएगा आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरा पॉडकास्ट कैसा लगा। और प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पर आप ज़रूर लिखिए। और अगर मेरा वीडियो आप किसी और के साथ शेयर करना चाह रहे हैं तो ज़रूर कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बहुत जल्दी मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ ब्लेस्ड डे। बाय, थैंक यू।